हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं कृष्णा आज 30/4/2020 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 8वीं विषय हिंदी का अध्याय 4 जो कि नाम है अजंता। इसके ये एक लेख है बेटा, और इसके जो रचयिता हैं वो है डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय। तो हम ये जानेंगे कि अजंता क्या है। तो बेटा, अजंता एक गुफा है जो कि अपने देश यानी कि भारत में महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और उत्कृष्ट चित्रकला के विषय में ये बहुत ही उत्कृष्ट नमूना रहा है। और ये अपने चित्रकलाओं के लिए जो ये गुफा है ये पहाड़ों को काटकर बनाई गई है, और ये अपने चित्रकला के लिए यानी शिल्पकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हम इसके इसमें जो मुख्य जो कुछ शब्दार्थ हैं उनके विषय में जानेंगे कि किस शब्द का क्या अर्थ है और किस लिए वहाँ प्रयोग हुआ है। तो पहला जो शब्द है वो है विरासत। विरासत में मतलब धरोहर यानी कि अपनी जो प्रॉपर्टी अपने, तो ये हमें धरोहर है, ये हमारी यानी कि जो ये अजंता ये गुफा है ये हमारी एक धरोहर है, अपने देश की एक शिल्पकला, ये बहुत ही उत्कृष्ट है। दूसरा है अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है मोहक, यानी कि इस गुफा में जो चित्र अंकित है वो अपनी ओर यानी सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, मनमोहक हैं। अगला है परिपाटी। तो परिपाटी होता है यानी कि रीति रिवाज या प्रथा। तो रीति रिवाज यानी कि जो गुफाओं ने पहाड़ों को काटकर इन गुफाओं को बनाने की जो परिपाटी ये सदियों से चली आ रही थी, तो उनको इस तरह से उनको काटकर ये गुफा बनाई गई थी। सहयाद्री। सहयाद्री क्या है? सहयाद्री बेटा एक प्रसिद्ध पर्वत है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो यह एक पर्वत है। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, यानी कि जो अच्छे कार्य करते हैं, सभी पे अच्छा व्यवहार जो करते हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी तरह ही इसमें बौद्ध धर्म के विषय में है कि यहाँ बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं वो चित्रित की गई हैं अलग अलग। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है कि देश विदेश में यानी कि बाहर जाना, या फिर इसको संन्यास में भी ले सकते हैं कि संन्यास ग्रहण करना। तो ये महाभिनिष्क्रमण इस गुफा के अंदर जो बुद्ध है वो एक कमल लिए खड़े हुए हैं, और उन्हीं के साथ बुद्ध है वो वहाँ खड़े हुए हैं। तो उन्हीं के साथ में जो यशोधरा खड़ी हुई है वो भी कमल नाल लिए खड़ी हुई है, जो कि यह दर्शाती है कि वो एक महाभिनिष्क्रमण है, यानी एक सन्यासी की तरह वो लग रहे हैं। इसके बाद है औचित्य। औचित्य का मतलब होता है सच्चा व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार, यानी कि यहाँ बुद्ध जो हैं उनका जो व्यवहार है वो पूर्व जन्म में यानी कि पहले जो उनका जन्म हुआ था उन्होंने कई योनियों से जन्म लेकर मनुष्य का रूप धारण किया, तो उन्होंने जिस उनका व्यवहार जो था वो सभी के प्रति दया भाव का व्यवहार था, यानी कि उचित व्यवहार था उनका, अच्छा व्यवहार था। उसके बाद है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, यानी कि जो इनकी चर्चा यानी कि इस अजंता इस गुफा की चर्चा सारे देश में सभी जगह विद्यमान है, सभी जगह इसमें मतलब सभी इनसे परिचित हैं। बहुसंख्यक का अर्थ होता है बहुत अधिक संख्या में, यानी कि बहुत अधिक संख्या में, यानी कि देश विदेशों में ये बहुत ही अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। क्या? अजंता की गुफा। उसके बाद है वंचित। वंचित का अर्थ है रहित, यानी कि कोई भी जगह यानी कि कोई भी देश में कोई भी जो राज्य है या कोई भी इनसे रहित नहीं है, सभी को इससे जानकारी है, सभी इससे संबंधित जानते हैं कि अजंता क्या है, कहाँ स्थित है। तो अजंता बेटा एक फिर से बता रही हूँ, अजंता एक गुफा है जो कि हमारे देश में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह एक ऐतिहासिक रचना है, ऐतिहासिकता से संबंध रखता है।
तो बेटा ये था हमारा अध्याय, जो कि आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, पूरे अध्याय को पढ़ना है। और उसके बाद जो ये शब्दार्थ हैं आपके गणकारी में जो है ये शब्दार्थ रहेंगे जो कि आपको करने हैं। तो आज का हमारा ये ऑनलाइन क्लास यही तक कि नेक्स्ट डे में हम अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हम इनके प्रश्न और उत्तर करेंगे। धन्यवाद बेटा। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे, अन्य रूप पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि बोली किसे कहते हैं, कि बोली क्या होती है। बेटे बोली भाषा का ही सीमित रूप होता है, भाषा का सीमित रूप ही बोली कहलाता है। तो बोली को दो वर्गों में बांटा गया है, बोली को दो वर्गों में बांटा गया है, जैसे पूर्वी हिंदी बोलियां और दूसरा है पश्चिमी हिंदी बोलियां। तो पूर्वी हिंदी बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्व में बोली जाती हैं। पश्चिम में जो बोली जाती हैं वो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि ये पश्चिम हिंदी बोलियां। तो बेटा ये हमारे दो वर्ग हैं, जो कि बोलियों को दो वर्गों के आधार पर इनको बांटा गया है, पूर्वी हिंदी बोलियां और पश्चिमी हिंदी बोलियां। अब है कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, कि भाषा और बोली में दोनों में अंतर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये भाषा और बोली। यानी कि भाषा है वो विस्तृत क्षेत्र, भाषा का क्षेत्र वो जो होता है, यानी कि भाषा व बोली में अंतर। तो भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा किसी भी देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा हो सकती है, परंतु बोली है वो किसी भी देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा नहीं हो सकती। उसके बाद तीसरा जो आता है कि जो भाषा होती है, भाषा में साहित्य की रचना की जा सकती है, लेकिन बोली में साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। तो ये हमारे भाषा और बोली के अंतर। तो हमारी भाषा हो चुके कि भाषा किसे कहते हैं, मुख्य रूप कितने होते हैं, अन्य रूप कौन कौन से होते हैं, और बोली किसे कहते हैं, बोली को कितने वर्गों में बांटा गया है, और भाषा और बोली में क्या अंतर है। और अब हम पढ़ेंगे कि लिपि किसे कहते हैं, कि लिपि क्या होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लिपि क्या होती है। लिपि बेटा जो मौखिक भाषा का जो मौखिक रूप होता है उसको लिखित रूप में दर्शाने के लिए जो चिन्ह होते हैं वो लिपि चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो जो हमारे जो देश की जो लिपि है, हमारी जो भाषा है वो हिंदी है, और जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। अन्य जो भाषाएं हैं उनकी भी सभी की अपनी अपनी लिपियां होती हैं, जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी की रोमन होती है, संस्कृत की भी देवनागरी होती है, पंजाबी गुरुमुखी। तो ये जो लिपियां होती हैं वो सभी अपनी अपनी भाषाओं को दर्शाते हैं। ये जो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसकी जो मुख्य विशेषता है कि वो हमारी लिपि है वो जैसे बोली जाती है इसको वैसा ही इस भाषा को लिखा जाता है, और साथ में ये किस दिशा से यानी कि कैसे लिखी जाती है, यह बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। कि जैसे हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं तो ये हमारा बाईं साइड दिशा है और दाईं तरफ, यानी कि जो देवनागरी जो लिपि है वो बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है। तो ये थी हमारी लिपि। अन्य जो काफ़ी भाषाएं हैं और उन भाषाओं की सभी की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। तो ये हमारा था लिपि। अब है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण क्या होता है। तो बेटे व्याकरण एक वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यह हम पहचान सिर्फ व्याकरण के माध्यम से कर सकते हैं। तो बेटे व्याकरण के कुछ अंग होते हैं कि
व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। जैसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। तो इन सभी के माध्यम से हम व्याकरण की में जो सही गलत का जो रूप है वो हम दर्शा सकते हैं। तो वर्ण विचार में हम वर्णों से संबंधित कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानकारी हमें वर्ण विचार के माध्यम से मिलती है। शब्द विचार में हमें शब्द भंडार, जो भी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी हमें जो चर्चा है वो डिटेल से हम आगे जो हमारे अध्याय आएंगे उनमें पढ़ेंगे। तो इनमें और पद क्या होता है कि जब किसी भी शब्द को व्याकरणिक रूप से वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वो पद कहलाता है। और वाक्य 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो इन सभी की जो डिटेल जो होती है आगे जो इनकी चर्चा होगी वो आगे जो अध्याय आएंगे उनमें होंगी। तो ये हमारा जो था पहला जो अध्याय वो हमारा इसमें पूरा हो चुका है। जो हमारा गृह कार्य रहेगा वो इसमें जो प्रश्न मैं यहाँ लिख रही हूँ वो आपका रहेगा गृह कार्य, कि आपको घर से कौन कौन से प्रश्न और उनके उत्तर लिखने हैं। तो बेटे मैं आपको प्रश्न लिख रही हूँ। जैसे प्रश्न नंबर 1, भाषा से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न एक ही होता है कि भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा से क्या तात्पर्य है, भाषा का क्या अर्थ है, वो सब एक ही होता है। इसके बाद है भाषा के मुख्य रूप और अन्य रूप कौन कौन से हैं, लिखिए। प्रश्न नंबर 3, बोली, भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 4, लिपि किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा और इसके अंग लिखिए। तो बेटा ये आपका रहेगा गृह कार्य। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी सब नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। तो आज की हमारी जो ये ऑनलाइन क्लास है ये यहीं तक है। धन्यवाद।